मॉन्टेस्क्यू ने एक आइडिया दिया था कि अगर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चलाई जा सकती है तो हमें इसके पावर्स को बांटना होगा, मतलब लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और उनका एक मारूफ कॉल भी है कि पावर ऑट टू सर्व एज अ चेक टू पावर। आपकी ताकत तभी चल सकती है जब आप किसी और की ताकत को रोक सकें। मुल्की हुकूमती निज़ाम में कुछ लोग हीरो होते हैं और कुछ विलन, और कुछ लोग हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल होते हैं, जो कुछ लोगों के लिए एज हीरो और कुछ लोगों के लिए एज अ विलन के तौर पर साबित हुए हैं। पर उनकी लेगेसी को कैसे देखा जाए? उमर अता बंदयाल साहब 17 सितंबर 1958 लाहौर में पैदा हुए थे। 1975 में हाई कैम्ब्रिज सर्टिफिकेशन एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स किया और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सन 1981 में लॉ में डिग्री की। जून 2012 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। 2017 की जून में वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट हुए। इससे कबल उनके जज और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के टेन्योर में उन्होंने बहुत ही अहम केसेस को डील किया, जिनमें सरफहरिस्त प्रेसिडेंट ऑफिस की सैंक्टिटी को बहाल करना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑटोनॉमी देना था। सुप्रीम कोर्ट में बेशतर बेंचेस में शामिल रहे और बड़े बड़े फैसलों का हिस्सा रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब का ताहयात नाअहली का फैसला। पर जैसे ही उमर अता बंदयाल साहब फरवरी 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट हुए, उस वक्त मुल्क बहुत ही संगीन सियासी बहरान का शिकार था। इनका टेन्योर 20 महीने चला। चीफ जस्टिस साहब को अपॉइंट हुए 2 मंथ ही हुए थे कि उनके सामने उस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग, जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रद्द किया, जिसको आड़ बना के इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को समरी मूव कर दी और सदर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। बंदयाल साहब पीटीआई के करीब समझे जाते हैं, लेकिन उनके दौरे चीफ जस्टिस का पहला सियासी या लीगल फैसला पीटीआई के खिलाफ ही था, जिसमें चीफ जस्टिस ने उस इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया कि किसी आर्टिकल 5 का जवाब बना के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और असेंबलीज नहीं तोड़ी जा सकती, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद पीडीएम को मौका मिल गया कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करा सके। सबको याद होगा कि 12 बजे भी कोर्ट्स खुली थी और उस वक्त भी बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। बंदयाल साहब के करियर का खतरनाक मोड़ तब आया जब सदर साहब ने राय मांगी कि बताया जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों को सजा ताउम्र होगी या एक बार, और क्या उनका वोट काउंट होगा। बंदयाल साहब ने बेंच बना ली। उस बेंच का फैसला अजीबोगरीब था। उस फैसले के मुताबिक सज़ा भी होगी, यानी कि पार्टी के डायरेक्शंस के खिलाफ वोट देने वाले की नाअहली भी होगी और वोट भी काउंट नहीं होगा। ये जजमेंट जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने लिखी, जिसको जस्टिफाई ऐसे किया कि पार्टी के राइट्स होते हैं, ज़मीर की बात सुनने वालों को रिज़ाइन करना चाहिए, पार्टी के खिलाफ वोट नहीं। उसके बाद हर तरफ आवाज़ आना शुरू हो गई कि बंदयाल साहब पीटीआई को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि बाय गिविंग एडवाइस ऑफ आर्टिकल 63 सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिख दिया है। नहले पे धेला पंजाब असेंबली जब इस जजमेंट के बाद पीटीआई के पास वापस आ गई तो इमरान खान केपी और पंजाब असेंबलीज को तोड़ने का ऐलान कर दिया। असेंबलीज टूटने के बाद पीडीएम और पीपी की तरफ से बेशतर किस्म के बहाने आना शुरू हो गए, क्योंकि वो इलेक्शन से डर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह लिखा है कि इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो मोटो ले लिया। अब यहाँ से बंदयाल साहब चीफ जस्टिस तो थे, मगर कुछ कर नहीं पाए। पीएमएलएन की तरफ से रीज़न आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मतलब रीज़न देखें, आप इलेक्शन इसलिए नहीं करवाओ क्योंकि हमें सूट नहीं कर रहे। ये नून लीग का माइंड सेट है। खैर, पीपी की तरफ से रीज़न आया कि इलेक्शंस अलग अलग हुए तो फेडरेशन को खतरा हो जाएगा। कोई पीपी के अकाबरों को समझाए कि पाकिस्तान फेडरेशन है, इसलिए इलेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, यही फेडरेशन की निशानी है। खैर, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि फंड्स भी थे और सिक्योरिटी भी इतनी ख़राब नहीं थी। बंदयाल साहब से मुलाकातें भी हुई, प्रेशर भी आया और रिज़ाइन करने का भी कहा गया। जिस दिन बंदयाल साहब फैसले देने को तैयार हुए, उसी दिन मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और बाकियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके धरना दे दिया। और मज़े की बात यह है कि उस दिन 144 का नफाज था इस्लामाबाद में। लेकिन बंदयाल साहब फिर भी डटे रहे और इलेक्शंस 90 दिन में कराने का हुक्म दे दिया। एक बार नहीं, 2 बार।
फिर बस यूं किसी ने उनका हुक्म नहीं माना और जो होना था हो गया। बंदयाल साहब ने खुद कहा कि हमारी अपनी कोई फोर्स नहीं है कि हम फैसला इम्प्लीमेंट करवा सकें। हमारी जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव यानी इदारे ही करवाते हैं, इसलिए ना उनकी जजमेंट मानी गई और ना ही वो कुछ कर पाए। हालांकि कंटेम्प्ट का ऑप्शन आखिरी दिन तक था। खैर, उनके इस 20 महीने के टेन्योर में उनकी मदर इन लॉ की ऑडियो लीक्स कर दी गई। सिर्फ कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, उनके अपने कलीग्स ने भी उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए और कहा कि चीफ जस्टिस साहब बेंचेस अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बनाते हैं और वो एक वन मैन शो के तौर पर जुडिशरी के इंतजामात चलाते हैं। लेकिन जाते जाते जस्टिस बंदयाल साहब ने अपना बदला ले लिया। करप्शन के केसेस से बचने के लिए हमारे सियासतदानों ने जो नैब के कानून में तब्दीलियाँ की थी वो बंदयाल साहब ने उड़ा दी। बंदयाल साहब ने बोला कि वो आखिरी डायनासोर हैं जो अदलिया की बहाली में वापस जज बहाल हुए थे और आबदीदा होकर कहा कि मैं अब डूबते सूरज की तरह हूँ। जस्टिस बंदयाल और जस्टिस मुनीब में सिर्फ नज़रिए का फ़र्क था। जस्टिस मुनीब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बरखिलाफ़ी नज़रिया ज़रूरत से जस्टिफाई की थी और जस्टिस बंदयाल ने नज़रिया तहम्मुल से। लेकिन शायद अगर बंदयाल साहब तहम्मुल ना करते तो उनकी हालत भी 97 के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जैसी होती।